सो हेलो गाइस। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का चैप्टर था उसमें हमने ये पढ़ा था कि हम लोग लेंथ, छोटी लेंथ्स को कैसे मेज़र कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि एक पैरालैक्स मेथड होता है जिससे हम थोड़े बड़े डिस्टेंसेस को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा बड़े डिस्टेंसेस को भी मेज़र किया जा सकता है ग्रेविटेशनल न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज़ करके। अब हमारे पास यहाँ पे एक जैसे पैरालैक्स मेथड जो था उसको हम देखते हैं लगाते कैसे हैं। बहुत इजी है उसको लगाना। सपोज हमारे पास ये एक कोई प्लेनेट है, ठीक है, और ये हमारा अर्थ का सरफेस, हम अर्थ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। और इस प्लेनेट का हमारे को एवरेज जो डिस्टेंस है अर्थ से वो हमें पता है, ठीक है जी। मान लीजिए, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है प्लेनेट का हमारे यहाँ से वो है कैपिटल डी है। मान लो ये भी कैपिटल डी हो गया, ये भी कैपिटल डी हो गया लगभग, ठीक है। अर्थ में कोई एक पोजीशन है जहाँ से हम इसका ये वाला डायमीटर और ये वाला पॉइंट जो है ऑपोजिट, जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट जो पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो एंगुलर साइज है ना वो मेजर कर सकता है। मान लीजिए वो अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ बड़ा इजी हो जाता है कि हमें पता है सिंस डी थीटा और ये आर्क है, इसको लिखते हैं स्मॉल एस लिख लो, अपॉन रेडियस। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब यहाँ पे बड़ी सी आर्क है और यहाँ पे ये एंगल भी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फ़ा डी। आपको पता है छोटा है, लेकिन ये हम यहाँ पे क्योंकि ये कैपिटल डी इज़ वेरी वेरी लार्ज और यहाँ पे रेडियस का काम कैपिटल डी ही कर रहा है, तो डी एस किसके, डी एस की जगह क्या हो जाएगा एस और आर की जगह कैपिटल डी, ठीक है। तो क्या हम लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू अल्फ़ा डी, इसका मतलब, और एस क्या है यहाँ पे, डायमीटर ऑफ द प्लैनेट। तो प्लैनेट का आप डायमीटर आराम से निकाल सकते हो, लेकिन फिर मैं आपको बोल रहा हूँ जब ऐसी इक्वेशन आती है, जब कुछ आती है अल्फ़ा एंगल है तो अल्फ़ा शुड बी इन रेडियंस, अल्फ़ा रेडियंस में ही होना चाहिए, ठीक है। ये जैसे इजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। एक और हम इसमें कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको कोई किसी प्लैनेट का साइज़ पता है, ठीक है। सपोज आपको किसी प्लैनेट का साइज़ पता है, अ, ये कोई प्लैनेट, जब मून की बात कर लेते हैं हम, मून इज़ अ सैटेलाइट, ठीक है। मून की बात कर लेते हैं, मान लीजिए मून का आपको रेडियस पता है और आप ये जानना चाहते हैं कि मून जो है वो कितनी दूर है हमारे यहाँ से, ठीक है जी। तो वो डिस्टेंस भी इससे निकाला जा सकता है, ठीक है। वो डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो यहाँ से कि कितना दूर है हमारे यहाँ से, ठीक है, सेम फार्मूला लगा के। या फिर अगर ये जैसे डी है, ये कैपिटल डी है और ये थीटा है, तो आपको पता है डी इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल डी अपॉन अल्फ़ा। ऐसे आप पुट कर सकते हो तो आपका यहाँ से मून तक का डिस्टेंस निकल आएगा, ठीक है। या फिर इसको किसी और तरीके से भी किया जा सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, हो सकता है कि हम इसी प्लैनेट को, कि किसी एक पॉइंट को अर्थ में यहाँ से भी मेजर करते हैं और यहाँ से भी मेजर करते हैं, दो पॉइंट से मेजर करते हैं, ठीक है। ये एंगल भी निकाल लेते हैं हम कितना बन रहा है, और ये एंगल भी निकाल लेते हैं कितना बन रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएं तो ये एंगल होता है हमारे पास थीटा वन और ये थीटा टू, तो दोनों एंगल मिलके क्या हो गए, थीटा वन प्लस थीटा टू। और हमने पहले इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखा, फिर इंस्ट्रूमेंट हमने यहाँ पे रखा, तो ये बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। मान लो ये बीच का डिस्टेंस आता है हमारे पास आर,
और यहाँ पे जो एंगल है और यहाँ पे एंगल दोनों हमने मेजर कर लिया, तो ये एंगल कितना हो गया, तो हमारे पास एंगल हो गया θ1 प्लस θ2, थीटा इज इक्वल टू आर्क, आर्क ये आ गई आर अपॉन रेडियस हो गया मान लो इसका ये डी। ठीक है, तो हम यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, डी इज इक्वल टू आर अपॉन θ1 प्लस θ2। ये मेथड भी लगा के हम कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए ये मेथड डायरेक्ट मेथड तो हैं, लेकिन इन मेथड के लिए आपको अच्छे से इंस्ट्रूमेंट चाहिए, बिना इंस्ट्रूमेंट के आप ये नहीं कर सकते। ये भी इसके लिए भी बड़े सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तभी हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पैरेलैक्स मेथड है, बहुत ईजी है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला फार्मूला लगता है। ठीक है, अब इसके अलावा दो और मेथड हैं जो लार्ज थोड़े बड़े, इतने बड़े नहीं, थोड़े बड़े डिस्टेंस होते हैं। एक होता है हमारे पास सोनार मेथड। देखिए सोनार की फुल फॉर्म आपको पता होगी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका मतलब होता है, इसमें कुछ हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी चीज़ का डिस्टेंस अगर मेज़र करना हो, मान लो ये हमारे पास एक कोई शिप है, ठीक है, और हमने यहाँ से देखना है ये शिप पानी में चला हुआ है, तो हम जानना चाहते हैं कि सी बेड जो है वो यहाँ से कितना दूरी पे है। तो यहाँ पे एक ट्रांसमीटर लगा होगा और एक रिसीवर लगा होगा। ट्रांसमीटर क्या करेगा, यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं, साउंड वेव्स ही होती हैं, आपको पता है, हाई फ्रिक्वेंसी की, कितनी, जिसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है ना, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव सेंड करेंगे, वो यहाँ से टकराएंगी और फिर यहाँ से वापस आ जाएंगी। ये टाइम हम नोट कर लेंगे, ठीक है, ये टाइम हम नोट कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि जो डिस्टेंस मेजर यहाँ से यहाँ तक का डी है मान लो, तो इसका मतलब जो स्पीड है वो आती है डिस्टेंस इक्वल टू 2d अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ कितना हो गया हमारे पास, v इंटू टी डिवाइड बाई 2। बहुत ईजी है, अगर हमारे को अल्ट्रासोनिक वेव्स की वेलोसिटी पता है कि पानी में कितनी है, तो हम ये मेथड से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद दूसरा आ गया हमारे पास रडार मेथड। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग में सोनार मेथड और इसमें एक ही फ़र्क है कि हम लोग इसमें जो है रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं। ठीक है जी, रेडियो वेव्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, और जो हमारे पास अल्ट्रासोनिक वेव है, साउंड वेव्स, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है, वो मैकेनिकल वेव्स हैं। 11th में आगे फर्दर आप 11th-12th में पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मान लेते हैं कि ये कोई जेट है, ठीक है, ठीक है, ये कोई जेट है। अब इस जेट को यहाँ से हमारे पास हमारा रडार लगा हुआ है, तो ये रडार क्या करता है, यहाँ पे कंटिन्यूसली रेडिएशन भेज भी रहा होता है और रिसीव भी कर रहा होता है। यहाँ पे भी एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है, कंटिन्यूसली। कौन सी वेव्स, रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स मान लीजिए डिस्टेंस डी है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब रेडियो वेव्स की वेलोसिटी जो होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे v जो है वो उसको c भी लिख सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट को c से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे होगा c इज इक्वल टू 2d/t। यहाँ पे टाइम हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने टाइम में वापस आ रहा है, तो हमारे पास हो जाएगा d इज इक्वल टू c इंटू टी डिवाइड बाई 2। तो इससे हम जो है वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये कुछ मेथड्स हैं जिससे हम ये सब काम कर सकते हैं। जब आपकी सामने क्लास लगेगी क्लासरूम में, तो तब मैं आपको वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है जी, ओके। तो अब ये हो गया, इसके बाद छोटी लेंथ भी हमने देख ली, तो हम लोग अब ये देखते हैं कि कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो अक्सर यूज़ होते हैं हमारे पास,
सम अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ। देखिए लेंथ के कई सारे यूनिट्स हैं, हमने यूज देखे हैं, ठीक है। सेंटीमीटर है, मीटर है, और माइक्रोमीटर है, नैनोमीटर है, ठीक है। ये सब आपको याद करने हैं, माइक्रो क्या होता है, नैनो क्या होता है, ठीक है। ये मैं बताऊंगा नहीं, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बाकी यूनिट्स कौन कौन से, देखिए सबसे पहले छोटे यूनिट्स की तरफ चलते हैं। एक होता है वन फर्मी, उसको कहते हैं फर्मी, FERMI, FM। फर्मी, फर्मी का मतलब होता है, फर्मी का मतलब होता है इट इज़ इक्वल टू 1 × 10⁻⁻15 मीटर। आमतौर पे न्यूक्लियस का जो साइज़ है ना, वो इस रेंज में होता है, इसलिए न्यूक्लियर का साइज जो होता है वो फर्मी में मेज़र किया जाता है, ठीक है जी। अब आगे आता है हमारे पास दूसरा एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इसको लिखते कैसे, ए के सिर के ऊपर, ना की पावर में, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। और 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, ये होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। इनकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इनको एज इट इज़ आपने याद करना है। तीसरा माइक्रोन, ठीक है, म्यू, और ये किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6 मीटर। आहिस्ता आहिस्ता हम ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। जिनका स्पेशल नाम रखा गया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्या कहते हैं उसको, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU लिखते हैं इसको। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर इसकी जो है वैल्यू होती है, ठीक है। होता क्या है ये इसका, इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये बड़े बड़े यूनिट है, जब बड़ी बड़ी जो बॉडीज होती हैं उनका जो डिस्टेंस मेज़र करते हैं हम, वो इसमें मेज़र करते हैं। अब देखिए ये एवरेज का मतलब क्या है, एवरेज का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जब अर्थ सन के अराउंड घूमती है तो वो एक सर्कुलर पाथ नहीं होता, वो एक इलिप्टिकल पाथ होता है। तो इलिप्टिकल पाथ में सन सेंटर पे नहीं होता, थोड़ा साइड में होता है, जिसको फोकस कहते हैं हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर आप इधर देखोगे तो ज़्यादा दूरी है, इधर देखोगे फिर कम हो रही है, फिर कम हो रही है, फिर कम हो रही है, फिर कम, फिर कम, फिर बढ़ती है, फिर बढ़ती है। जैसे जैसे सन जो अर्थ है वो घूमती है सन के अराउंड, वैसे वैसे क्या नाम होता है उसका डिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये जितने भी डिस्टेंसेज हैं उनकी हम एवरेज ले लेते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन दी सन एंड दी अर्थ, ठीक है जी, ओके। अगला हमारे पास आता है लाइट ईयर। लाइट ईयर is the distance traveled by light in vacuum in a year। एक साल में वैक्यूम में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है, दैट इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं क्या, उसको कहते हैं 1 लाइट ईयर, ठीक है जी। अब देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है जी, स्पीड ऑफ लाइट होती है, सी से डिनोट करते हैं उसको, अगर वैक्यूम है तो इतनी। अब स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हुआ, सी इंटू टी। तो हम कह रहे हैं लाइट एक साल में कितनी चलेगी, तो एक साल में जो डिस्टेंस कवर करेगी उसको ही 1 लाइट ईयर कहते हैं,
और वो किसके बराबर है 3 × 10⁸, ठीक है, इंटू टाइम, कितने दिन होते हैं साल में 365 डेज, पॉइंट भी लगा सकते हो। एक साल में इतने दिन होते हैं और एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं 60। इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करोगे आएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। एंड दिस इज़ 1 लाइट ईयर। इसका मतलब लाइट जो है एक साल में इतना डिस्टेंस कवर कर लेती है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आता है हमारे पास पारसेक। तो 1 पारसेक जो होता है उसकी वैल्यू होती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। अब इसका मतलब क्या है, देखिए अगर हमारे पास एक आर्क है, आर्क अभी पढ़ा ना, जैसे थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और उस आर्क की लेंथ कितनी है 1 AU, और 1 AU क्या है इतना, इतनी बड़ी आर्क है, इतनी लेंथ थी। अगर इस आर्क से हम दूर दूर जाएं, दूर दूर जाएं, दूर दूर जाएं, तो जिस डिस्टेंस पर जाकर, क्योंकि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इसका एंगुलर साइज छोटा होता जाएगा ना, तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे जाके इसका एंगुलर साइज होगा 1 सेकंड हो जाए, ठीक है। हम दूर दूर जाएं, दूर दूर जाएं, जहाँ पर जाकर इसका जो एंगुलर साइज है 1 जिसको कहते हैं सेकंड हो जाए, उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम 1 पारसेक। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, 1 पारसेक is the distance at which an arc of 1 astronomical unit makes an angle of 1 second, ठीक है जी। जिस डिस्टेंस पे जाके 1 सेकंड एंगल बना दे उस डिस्टेंस को हम कहते हैं 1 पारसेक, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मास कैसे मेज़र करते हैं, छोटे छोटे और बड़े बड़े, ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको, टाइम कैसे मेज़र करते हैं छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम एरर्स की तरफ को बढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में मंडे।